हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपसे चर्चा कर रहा था पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के बारे में। और दिल्ली सल्तनत में हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वह आपने देखा ही होगा, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में, उसके बाद में खिलजी वंश के बारे में, खिलजी वंश के बाद में जो है वह तुगलक वंश के बारे में हमने डिस्कस किया था। तुगलक वंश के बाद में तैमूर लंग का आक्रमण और उसके बाद में सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद में लोदी वंश के बारे में चर्चा की थी। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के उपरांत भारत में मुगलिया सल्तनत की स्थापना या शुरुआत मानी जाती है। और मुगलिया सल्तनत के जितने भी बादशाह या मुगलिया वंश वृक्ष हैं जो आपके बोर्ड के सामने दिखाई दे रहा होगा, मुगल साम्राज्य का जो मोटे तौर पर हिंदुस्तान में समय है वह 1526 से 1707 के मध्य माना जाता है, जब मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी। सबसे ज्यादा मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी वो समय था 1526 से 1707 ईस्वी के मध्य। हालांकि सबसे पहले 1519 ईस्वी के आसपास मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत हिंदुस्तान आया था। वो कैसे आया था और किस प्रकार से आया था और क्या परिस्थितियां थी उस समय हिंदुस्तान की, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम जीके के तौर पर चर्चा करेंगे, जैसा कि मैं आपको शुरुआती वीडियो से बताता आ रहा हूं कि हम यहाँ हिस्ट्री नहीं जीके देख रहे हैं, क्योंकि आपकी विषय वस्तु भी जीके ही है, सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहला बादशाह था जिसका नाम था बाबर। बाबर के बाद उसके 4 शहजादे, जिसमें सबसे बड़ा शहजादा था हुमायूं। पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके हुमायूं का छोटा भाई कामरान खान, उससे छोटा हिंदाल खान और उससे छोटा अस्करी खान। हुमायूं के शहजादा हुआ था जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का ओरिजिनल नाम है जलालुद्दीन, अकबर उनकी उपाधि है। ठीक है। अकबर के बाद में उनका बेटा शहजादा सलीम खान, जिसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो जहांगीर नाम से बादशाह बना था। अकबर के छोटे शहजादे का नाम था दानियाल खान। और सलीम के 4 शहजादे थे। सबसे बड़ा था खुसरो खान, उससे छोटा था खुर्रम खान, उससे छोटा था परवेज खान और उससे छोटा था शहरयार खान। खुर्रम खान बादशाह बना था शाहजहां नाम से। शाहजहां एक उपाधि है, खुर्रम ओरिजिनल नाम है। पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम खान। शाहजहां के भी 4 शहजादे थे, जिसमें सबसे बड़ा शहजादा था दारा शिकोह खान, उससे छोटा था सूजा खान और उससे छोटा था औरंगजेब। औरंगजेब एक नाम है, ओरिजिनल नाम है, लेकिन औरंगजेब का जो उपाधि है वह आलमगीर थी। हम पूरी चर्चा करेंगे सारी डिटेल पे। पहले वंशवृक्ष समझते हैं। और उसके बाद में औरंगजेब से छोटा भाई था जिसका नाम था मुराद बख्श। औरंगजेब की भी 4 मुख्य शहजादे थे, जिसमें सबसे बड़ा था आजम खान, उससे छोटा था मुअज्जम खान जो बहादुर शाह प्रथम नाम से बादशाह बना था नेक्स्ट, और उससे छोटा था कमबख्श खान और उससे छोटा था अकबर खान। तो ये मुगलिया सल्तनत का वंशवृक्ष है, इसे आप गौर से ध्यान से देखिएगा। अब शुरुआत करते हैं कि मुगल कैसे और किस प्रकार से हिंदुस्तान आए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, मुगलिया सल्तनत कैसे हिंदुस्तान में फैली और इसका क्या भारत में प्रारंभिक समय रहा, कैसे रहा, उन सारी चीजों पर एक बार सरसरी निगाह डाल देते हैं। देखिए, मुगलिया सल्तनत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं। मुगल जो ये शब्द है वह मंगोल से बना है। मंगोल को वैसे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में मुगल कहा जाता है। तो मंगोलों की ही शाखा थी जिसे हिंदुस्तान में मुगल कहा गया। ठीक है। मंगोल आक्रमणकारियों में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, आपने नाम सुना होगा चंगेज खान और तैमूर लंग जैसे भयंकर आक्रमणकारी। तो उन्हीं शाखा में से एक थी मुगल। मंगोलों में सबसे जो मुख्य व्यक्ति था, जिसमें तैमूर का नाम आपने सुना होगा और दूसरा था चंगेज खान। इन दोनों से बाबर भी संबंधित था। कैसे संबंधित था उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कुछ देर बाद।
लेकिन मंगोल का ये तैमूर और चंगेज खान अपने आप को सुन्नी मुस्लिम कहता है। यानी हिंदुस्तान में जो मुगल थे वह सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, मंगोलों की एक शाखा थी, मंगोलों में एक शासक था चगतोई, जिसका पूरा नाम था तरमाश्रिन चगतोई। तो ये अपने आप को चगतोई तुर्क शाखा से संबंधित बताते हैं। यानी मंगोल अपने आप में एक बिरादरी है, एक जाति है, और चगतोई तुर्क एक तरह से यूं समझ लीजिए उनकी शाखा या गोत्र है। ठीक है, और प्योरली ये सुन्नी मुसलमान है। तो जब भी अगर एग्जाम में कभी सवाल पूछा जाए कि मुगल किस शाखा से संबंधित थे, तो आप अगर ऑप्शंस में मंगोल हो तो मंगोल कर सकते हैं, और चगतोई तुर्क हो तो चगतोई तुर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मुगल कहां से और किस प्रकार से आए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। देखिए, इस अखंड आर्यावर्त के अंतर्गत भारत के अंदर, उस समय के भारत के अंदर इस भारत के उत्तर में एक देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नॉर्थ में है एक देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के नॉर्थ में एक और देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान नाम सुना होगा आपने। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ये वही ताशकंद नाम की जगह है जहां पर हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हुआ था, निधन हुआ था। उज्बेकिस्तान नाम का देश पहले नहीं था। 1989 के बाद में यूएसएसआर के 21 टुकड़े हुए, उसमें से एक टुकड़ा था उज्बेकिस्तान। यानी पहले ये यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन पहले इसको मध्य एशिया कहा जाता था। इस वाले इलाके को मध्य एशिया कहा जाता था, इसलिए आपको पुस्तकों में उज्बेकिस्तान की बजाय मध्य एशिया मिलेगा। ठीक है, मध्य एशिया जिसे वर्तमान में उज्बेकिस्तान वाला इलाका कहते हैं, इसकी राजधानी है ताशकंद। ताशकंद शहर के पूर्वी दिशा की ओर एक शहर है जिसका नाम है फरगना, और पश्चिमी दिशा की ओर एक शहर है जिसका नाम है समरकंद। ये दो शहर हैं, एक फरगना और दूसरा है समरकंद। ध्यान दीजिएगा, फरगना में एक नौजवान सुल्तान था जिसका नाम था मिर्जा अली शेख। काफी युवा नौजवान सुल्तान था। बताया जाता है कि करीब 21-25 साल की उम्र के बीच में था। मिर्जा अली शेख एक सुल्तान था जो कि फरगना का सुल्तान हुआ करता था। मिर्जा अली शेख तैमूर लंग का 5वां वंशज था। यानी इसके पूर्वजों में तैमूर लंग था, यानी तैमूर लंग की यह 5वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। ठीक है, मिर्जा अली शेख जो कि फरगना का सुल्तान था, उसकी बेगम का नाम था निगार बानो। निगार बानो वह थी चंगेज खान की 14वीं वंशज थी। यानी इससे यह क्लियर होता है कि दोनों मंगोलों से रिलेटेड थे। ठीक है, मिर्जा अली शेख और निगार बानो दोनों मंगोल शाखा से संबंधित थे। मिर्जा अली शेख तैमूर लंग की 5वीं वंशज थी, और मिर्जा अली शेख तैमूर लंग के 5वें वंशज थे, और निगार बानो जो है उनकी बेगम वह थी चंगेज खान की 14वीं वंशज। यानी दोनों मंगोलों से संबंधित थे। ऐसे कई बार एग्जाम में सवाल आ भी चुके हैं। एक बात तो केबीसी में भी पूछा गया था सवाल, तो थोड़ा सा यहां से अलर्ट रहना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंटेंट है। इन दोनों के यहां पर एक बच्चे ने जन्म लिया था 1483 ईस्वी को।
14 फरवरी वैलेंटाइन डे को। उस बच्चे का नाम रखा गया था जहीर। दोनों मियां बीवी के एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया था जहीर। और कहते हैं कि जहीर जब जन्मा था तब से काफी इनके परिवार में संकट उत्पन्न हुए थे, और संकट की मुख्य वजह थी पड़ोस में एक रियासत थी, अभी अभी मैंने बताया फरगना के पड़ोस में एक रियासत थी जिसका नाम था समरकंद। समरकंद में अली शेख मिर्जा का भाई शासक था, और वो भाई जो है वो अली शेख मिर्जा को पसंद नहीं करता था। जैसे आज भाई भाई आपस में दुश्मन होते हैं, वैसे ही अली शेख और मिर्जा और उसके भाई के बीच में, अली तुर्कमस्तान के बीच में काफी 36 का आंकड़ा था। दोनों भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मिर्जा अली शेख ने एक समय जहीर के जन्म दिवस पर एक घर में दावत दी और अपने भाई से वो पुरानी रंजिश से दूर करने का प्रयास किया। तो भाई समरकंद का जो सुल्तान था वो दावत में आया, और कहते हैं कि उस दावत के अंदर खाने में जहर मिला दिया और अली शेख मिर्जा की मौत हो गई थी बहुत ही कम समय में। अली शेख मिर्जा के प्यार में निगार बानो उसकी बेगम जो है वह भी पीछे पीछे अल्लाह के पास चली गई। जहीर बन चुका था अनाथ। जहीर स्वयं अपनी पुस्तक के अंतर्गत लिखता है, पुस्तक का नाम बाद में बताऊंगा आपको, बाद में काम आएगी। जहीर अपनी पुस्तक में, अपनी जीवनी में लिखता है कि खुदा ने मेरे साथ बहुत बड़े मजाक किए थे, और उस मजाक की वजह से मैं काफी परेशान रहता था। मात्र 7-8 साल की आयु का था तब फरगना का सुल्तान बना था। यानी हो सकता है कि जहीर जब 7 साल का था तब उसके पिता को मारा गया था, लेकिन जहीर को खुद लगता था कि यह मजाक मेरे खुदा ने नहीं किया है, यह मजाक मेरे चचा ने किया है। इसलिए जहीर ने लगभग जब वो 12 साल की आयु में था तो वह फरगना से निकलकर समरकंद पर आक्रमण करता है। तो चाचा जो है वह फरगना पर आक्रमण कर लेता है, फरगना मिल जाता है चाचा को और समरकंद मिल जाता है जहीर को। जहीर का गुस्सा शांत नहीं हुआ क्योंकि उसके अब्बू और अम्मी का हत्यारा था वो चाचा। इसलिए वो बताता है कि वो 15 साल की उम्र में था तब उसने समरकंद से निकलकर फरगना पर आक्रमण किया, तो चाचा ने समरकंद पर कर लिया। इस बार जहीर को मिल गया फरगना और चाचा को मिल गया समरकंद। फिर से रहा नहीं गया, 17 साल की आयु थी। जहीर ने सोचा कि मैं इस चचा को छोड़ूंगा नहीं, तो उसने सेना सहित समरकंद पर आक्रमण किया। तो चचा ने इस बार चालाकी दिखा के आधी सेना समरकंद में छोड़ दिया और आधी सेना के साथ में फरगना पर आक्रमण कर दिया, और जहीर बन गया ना इधर का ना उधर का ठुल्लू। जहीर लिखता है कि फरगना और समरकंद दोनों मेरे हाथ से निकल चुके थे, और मैं वहां से भागता भागता अपनी जान बचाता हुआ काबुल पहुंचा। काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल पहुंचा जहीर। जहीर लिखता है अपनी पुस्तक के अंदर कि एक बार फिर से खुदा मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। ठीक है, जहीर जब काबुल पहुंचा तो काबुल के पास में एक जगह है जिसका नाम है बाजोर। ठीक है, बाजोर के पास में एक किला था जिसका नाम था भेरा। उस दुर्ग में, उस किले में अकूत दौलत थी जो वहां के स्थानीय कबायली लुटेरे वो व्यापारियों को लूटकर उस किले में अकूत दौलत इकट्ठा करते थे। तो जहीर ने सोचा कि क्यों ना मैं इस अकूत दौलत को हासिल कर लूं और फिर से उस दौलत से मैं सेना खड़ी करूं और फिर उस नीच चचा को छोड़ूंगा नहीं। तो जहीर ने 1519 ईस्वी के आसपास बाजोर का युद्ध लड़ा, और यहां के स्थानीय जो कबायली थे, यूसुफजई रोशनियाई कबायली बताए जाते हैं, खानाबदोश लोग जो वर्तमान में आतंकवादी संगठन के हिस्से हैं, उनके मुख्य ठिकाने भेरा किले को बारूद से उड़ाया, और बारूद से उड़ाकर बाजोर का युद्ध 1519 ईस्वी में जीत लिया। उस समय के भारत, क्योंकि उस समय भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, यानी उस समय के भारत में यह जहीर की पहली जीत है। बाजोर का युद्ध जीतने के बाद में इसी जहीर ने अपना नाम बदलकर रखा मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये वही बाबर है। जब जहीर
यानी जहीरुद्दीन या अर्थात बाबर जब काबुल में था तब उसे हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने इनवाइट किया था, इसलिए वो हिंदुस्तान आया, ऐसा स्वयं अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में लिखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बादशाह मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। यहां तक क्लियर? अब्बू अम्मी जन्म वगैरह सब कुछ। मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जैसा कि आप जानते हो कि जहीर का जन्म अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया 1483 वैलेंटाइन डे को हुआ, 14 फरवरी को हुआ। अब्बू का नाम था मिर्जा अली शेख और अम्मी का नाम था निगार बानो, जो कि मंगोलों के वंशज थे। मंगोलों की शाखा चगतोई तुर्क के वंशज थे, सुन्नी मुसलमान थे और जन्म हुआ था मध्य एशिया, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान नाम का देश है, वहां के फरगना नामक स्थान पर जन्म हुआ था। जहीर हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान आकर उसने सबसे पहला युद्ध लड़ा। वह युद्ध था बाजोर का। (1519 ईस्वी में यूसुफजई कबाइलियों के खिलाफ। उसके बाद में जहीर ने दूसरा युद्ध लड़ा, वह था पानीपत का पहला युद्ध 1526 को। पूरी डिटेल पे चर्चा करेंगे। इब्राहिम खान लोदी के खिलाफ। लास्ट वाले वीडियो में लोदी के बारे में बताया था मैंने आपको। उसके बाद में तीसरा युद्ध लड़ा था खनवा का 1527। महाराणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह और उनके राजपूत संगठन के खिलाफ। उसके बाद में जहीर ने नेक्स्ट युद्ध लड़ा था चंदेरी का 1528 और वो लड़ा था मेदिनी राय चंदेल के खिलाफ। उसके बाद में नेक्स्ट युद्ध लड़ा था घाघरा नदी का युद्ध 1529 ईस्वी और यह लड़ा था अफगानी संगठन के खिलाफ, जिसका नेतृत्व कर रहा था नुसरत खान। ये बाबर के हिंदुस्तान में लड़े गए अब तक के युद्ध हैं। आपने पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा नदी का युद्ध जरूर सुना होगा, लेकिन पहला वाला बाजोर सुनने में नहीं आया होगा। लेकिन कई बार हम जो पढ़ने में नहीं आती वो चीजें एग्जामिनेशन बोर्ड स्पेशली उनको टारगेट बनाने की कोशिश करता है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इस युद्ध के बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा की कि जब बाबर हिंदुस्तान आया तो उसने बाजोर, जो कि अफगानिस्तान में काबुल के पास में है, वहां के बाजोर के पास में एक किला था भेरा। उस भेरा दुर्ग को बारूद से उड़ाया था। पूरे विश्व में पहली बार बारूद का प्रयोग इसी जगह पर बाबर ने किया था। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। और उस समय के हिंदुस्तान में यह बाबर की पहली विजय है। वर्तमान हिंदुस्तान में नो डाउट पहली विजय पानीपत है, लेकिन उस समय के हिंदुस्तान में पहली विजय बाजोर की है। और ये मैं क्यों भी चर्चा करना चाह रहा हूं, उसके पीछे एक वजह यह भी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इतिहास, वर्तमान नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, जैसे कि आज भी हम इतिहास में
क्या पाकिस्तान आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है? नहीं। फिर भी हम पाकिस्तान की चर्चाएं तो पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो पाकिस्तान के पूरे पोर्शन, पूरे इलाके को पढ़ते हैं, क्योंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं, हम वर्तमान की तो चर्चा कर नहीं रहे हैं। तो यह भी इतिहास की चर्चा है। क्यों नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन बोर्ड आपको बाजोर का युद्ध? पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए, जब बाबर हिंदुस्तान आया तब बाबर कहता है कि मुझे 3 लोगों ने आमंत्रित किया था हिंदुस्तान आने पर। वो अपनी पुस्तक, जिसका लेखक स्वयं बाबर हैं, पुस्तक का नाम है तुजुक ए बाबरी। उस पुस्तक का दूसरा नाम बाबर नामा भी है। लेखक स्वयं बाबर हैं। यह बाबर की जीवनी है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा की मोबाइन शैली की पुस्तक है। बाबर अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी में यह स्वयं बात को कन्फ्रेंस कर रहा है, लिख रहा है कि मुझे 3 लोगों ने हिंदुस्तान आने को आमंत्रित किया था। वो 3 लोग थे बिहार का सुल्तान महमूद खां लोधी, पंजाब और लाहौर क्षेत्र का सुल्तान दौलत खां लोधी और मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। ठीक है, इन 3 लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, इसलिए मैं हिंदुस्तान आया। और हिंदुस्तान आकर मैंने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत, जो कि वर्तमान हरियाणा में है, उस स्थान पर मैंने दिल्ली, आगरा और बयाना क्षेत्र के सुल्तान, जी हां, उस समय इब्राहिम का साम्राज्य काफी छोटा था, दिल्ली, आगरा और बयाना तक सीमित था। उस क्षेत्र के सुल्तान इब्राहिम खां लोदी को युद्ध क्षेत्र में ही मार गिराया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने खानवा का युद्ध लड़ा, मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह और उनके राजपूत संगठन के खिलाफ। थोड़ी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ देर बाद में। तो एक बार इन युद्धों को देख लीजिए, हम फिर उसके बाद में चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं बोर्ड पर। देखिए, बाबर जब काबुल में था, जब उसने बाजोर का युद्ध जीता, भेरा किले की अकूत दौलत उसने यूसुफजाई कबायलियों से हासिल की, उस समय वह स्वयं लिखता है अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी में कि उस समय हिंदुस्तान में 5 मुस्लिम रियासतें और 2 काफिर राज्य थे। काफिर का मतलब गैर मुस्लिम राज्य यानी हिंदू राज्य। ठीक है, तो कौन कौन से थे 5 मुस्लिम राज्य जिसके बारे में बाबर काबुल में बैठे बैठे चर्चा कर रहा है? वो 5 मुस्लिम राज्य में आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आगे आने वाले युद्धों में आपको समझने में बड़ी आसानी रहे। वो 5 मुस्लिम राज्य थे: बंगाल क्षेत्र का सुल्तान नुसरत खान, बिहार क्षेत्र का सुल्तान महमूद लोदी, पंजाब लाहौर क्षेत्र का सुल्तान दौलत खान लोदी, गुजरात दाहोद क्षेत्र में शेर खान सूरी, ये वही शेर शाह सूरी बनेगा। और इसके अलावा दिल्ली और आगरा क्षेत्र में था इब्राहिम लोदी। ये 5 मुस्लिम रियासतें थी उस समय हिंदुस्तान में, और 2 काफिर राज्य थे। 2 काफिर राज्य यानी गैर मुस्लिम राज्य, जिसमें एक था जो बाबर की टक्कर का था,
वह था मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह और उनका राजपूत संगठन, और दूसरा उनकी टक्कर का था और वह था विजयनगर साम्राज्य, जिसका शासक था चिक्का कृष्ण वाडियार। इस तरह से भारत बटा हुआ था उस समय हिंदुस्तान में। देखिए, बाबर आ चुका था काबुल। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की, काबुल के पास उसने बाजोर का युद्ध लड़ा 1519 ईस्वी में, भेरा किले को बारूद से उड़ाया। जब बाबर काबुल में था उस समय वह अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में लिखता है कि मुझे 3 लोगों ने हिंदुस्तान आने को आमंत्रित किया। पहला दौलत खां लोदी, दूसरा महमूद लोदी और तीसरा था मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह। ये 3 लोगों ने मुझे हिंदुस्तान आमंत्रित किया था, इसलिए मैं हिंदुस्तान आया। अब बाबर अपनी पुस्तक में लिख रहा है। अब सारे इतिहासकार बाबर की इस पुस्तक पर यकीन नहीं करते, क्योंकि स्वयं की पुस्तक में तो आदमी कुछ भी लिख सकता है, झूठ भी लिख सकता है। मैं अपनी डायरी में लिख लूं कि मेरा नाम रामनाथ कोविंद है, तो मान लोगे क्या? मेरा नाम गोविंद है, न कि रामनाथ कोविंद। ठीक है, और सब जानते हैं कि वो बुजुर्ग हैं, काफी सीनियर है, काफी अच्छे हैं, और मैं तो साधारण आदमी। तो कुछ भी लिख सकता है अपनी पुस्तक में आदमी। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इतिहासकार आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। थोड़ा सा यहां पर भी देख लेते हैं। बाबर जब हिंदुस्तान आया, उससे पहले हिंदुस्तान की परिस्थिति ये थी कि ये राजपूत संगठन जो बना ना, इस राजपूत संगठन का टारगेट, इसका लक्ष्य यही था कि हिंदुस्तान में फैली मुस्लिम रियासतों को हिंदुस्तान से निकालकर बाहर करना। एक बार फिर से सुन लीजिए, महाराणा सांगा और उनके राजपूत संगठन का टारगेट था कि हिंदुस्तान में फैली मुस्लिम रियासतों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना। इसलिए उन्होंने पाती पर्वण की योजना चलाई थी, यानी सब राज्यों को जीत के हम आपस में बराबर बांट लेंगे। हमारी मातृभूमि पर जो विदेशियों ने जबरदस्ती कब्जा किया है, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, उनको हिंदुस्तान से निकालकर बाहर खदेड़ने का टारगेट था मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह और उनके राजपूत संगठन का। और उनके राजपूत संगठन में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। इतना बड़ा संगठन था, 2-2.5 लाख से भी अधिक इनकी सैन्य शक्ति थी। क्यों होता है मेरे साथ हमेशा लाइट जाना? ये समस्या पता नहीं